लेकिन प्रतिभावान है, ठाकुर का बेटा गरीब है, प्रतिभावान है, तो इस देश की सरकार, इस देश का संविधान मेरे साथ ये कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? क्योंकि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, लेकिन मेरा पिता एक साधारण सा पुजारी है, उससे अपना घर चलाता है। तो सरकार ये कहती है कि अगर आप माइनॉरिटी में हैं, यानी आप अल्पसंख्यक हैं, यानी आपकी गिनती इस देश में कम है, तो आपको सच्चर कमीशन के माध्यम से 1 लाख रुपए मुसलमान को, उसको आईएएस और पीसीएस बनने के लिए सरकार अपने खाते से 1 लाख रुपया देगी और कहेगी कि आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कीजिए। लेकिन मेरा बेटा गरीब है, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मेरे बेटे को नहीं देगी। तो ये संविधान हमें बराबरी की बात नहीं करता। और किसने पूछा, किसने कहा, कब हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। हमने सब चीजें अपने स्वार्थों के हिसाब से जोड़ती हैं और समाज को उसके बारे में जमीनी हकीकत नहीं लगती है। संविधान में जब ये सेकुलर शब्द जोड़ा भी गया और मान भी लिया, हमने तो मान ही लिया कम से कम, लेकिन एक बहुत बड़ा नैरेटिव ऐसा बनाया गया है कि जब भी माइनॉरिटी शब्द आता है तो यह माना जाता है कि वो मुसलमान है। भारत के संविधान को सामने रखिए और 2011 के सेंसस जनगणना को अपने सामने रखिए। ऐसा खेल खेला है लोगों ने कि आपको उसकी बीमारी का इलाज नहीं सूझ रहा है। यकायक 93 में एक अनलिखित, बिना लिखे एक समझौते के तहत यह तय हो गया कि मुसलमानों को माइनॉरिटी घोषित करना है। अब जब उन्हें घोषित करना है तो सरकार को यह ना लगे कि सिर्फ ये हमने मुसलमानों को ही किया है। सरकार ने उसे जस्टिफाई करने के लिए ईसाइयों को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को, सबको माइनॉरिटी घोषित कर दिया। अब इस माइनॉरिटी की कोई परिभाषा तय होनी चाहिए थी कि भाई अगर कोई 15% है, कोई 10% है, कोई 20% है, उसकी कोई कटलाइन बनानी चाहिए थी, वही माइनॉरिटी कहलाएगा। और अगर भारत के पास इसका कोई साधन नहीं था तो यूएन का जो चार्टर है, उस चार्टर का 24 चार्टर ये कहता है कि जो भी टोटल पॉपुलेशन का 1.5 होगा वही माइनॉरिटी कहलाएगा। लेकिन भारत में बौद्ध, पारसी, सिख, जैन और ईसाई, इन सब की जनसंख्या मिलाकर के टोटल जनसंख्या का 6% होता है। और पारसियों की तो टोटल संख्या इस देश में 42,000 है। तो 42,000 वाला भी अल्पसंख्यक है और 22 करोड़ वाला भी अल्पसंख्यक है। ये कौन सी परिभाषा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये उनको फेस करना पड़ेगा। हम जब तक फेस करते तब तक हम बाहर आ चुके थे, इसलिए शायद हमको उतना नुकसान नहीं हुआ जो नुकसान आज की युवा पीढ़ी का है। ये 96%, ये 97%, 99% आपको उस वक्त दुख होगा जब 98% वाले को सीट नहीं मिलेगी और 17% वाले को सीट मिलेगी। ये सवाल अपने नेताओं से, आपके शहर का एमएलए, एमपी हो, उससे तक आपकी रीच हो तो ये पूछिए। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो ये सवाल आपके सामने जब बड़ा होगा तो उस वक्त कोई जवाब नहीं देगा। राजनीतिक लोग, उनको जीतना, सरकार बनाना, ये एक काम होता है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियां आती हैं और अपने स्वार्थ और वोट बैंक को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाती है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत रेयर होता है कि जो बेसिक पॉलिसीज होती हैं वो उसको कहीं टेम्पर किया जाए। लेकिन कोई आया, उन्होंने कहा अब बार वोट बैंक क्या करना है। जैसे अभी अभी आपने चुनाव में देखा, अब से आधे घंटे बाद भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है।
अनीता जी और उनकी पूरी टीम, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि इस दिन मुझे उन्होंने बुलाया है और जिस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं उसके आधे घंटे बाद देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेगा। और ये भी एक बड़ी घटना है कि 40 साल के बाद इस देश में एक स्टेबल सरकार ने पहला दूसरा टर्म पूरा किया, लेकिन तीसरे टर्म में वो फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बना। ये उसके पीछे का एक कारण यह है कि ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये जो कानून बनते हैं, ये जो बहस होती है, ये तत्कालिक इमीडिएट लाभ हानि के लिए बनते हैं। इसलिए इस पे विराम लगा, क्योंकि सरकार चलानी थी, अल्पमत में सरकार थी, प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन बोलते नहीं थे, इसलिए जो ऊपर से कहती थी 222 वही कर देते थे, तो यही हो। इसलिए एक वाइब्रेंट, आज की 12वीं क्लास के बच्चे से कम्युनिकेट करने वाला, 10वीं क्लास के बच्चे से कम्युनिकेट करने वाला और 90 साल के बुजुर्ग की चिंता करने वाला देश का प्रधानमंत्री है। और ये बात मैं इस मन से इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी की शान में ये बात करनी है। हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी की बुराई या किसी की कमी को चिल्ला चिल्ला के बताएं तो ये भी ध्यान रखें कि भले ही उस विचारधारा से आपका कोई लेना देना हो, उस पार्टी से लेना देना हो, ये महत्व नहीं रखता, लेकिन इतने बड़े पद पर अगर बैठ करके कोई शख्स इस 700 साल में पहली बार भारतीय सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ करनी है। ये संकोच नहीं करना चाहिए कि इसकी तारीफ से कोई ये मतलब निकाल लेगा कि उनको कुछ चाहिए, मैं ये सोच के आया हूं कि मुझे कुछ चाहिए ही। इसलिए मेरे मन में ये नहीं है कि इस तारीफ से कोई मुझ पे आरोप लगा देगा, लगाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बातों को उसी तथ्य के साथ कहता हूं और बार बार, क्योंकि मैंने 4-5 प्रधानमंत्री देखे हैं, 5-6 लोकसभा देखी है, मैंने कभी ऐसी बातों पे कभी किसी प्रधानमंत्री को बातचीत करते नहीं देखा। पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज बिगड़ जाती हैं, पॉलिसीज नई हो जाती हैं, वहां तक तो चलता है, लेकिन ये देश को सरकार चलाती है। और पिछले 5 फंक्शन में आपके शहर में कर चुका, सब फंक्शनों में राष्ट्र की बात की है। राष्ट्र अगर कमजोर होगा, राष्ट्रवादी कमजोर होंगे, अगर वो किसी विषय की जानकारी आधी अधूरी रखेंगे तो सरकार में भी ऐसे लोग बैठेंगे कि अगर 2014 से पहले का अगर आप सीट देखें तो आज के बच्चों को वो शायद नहीं होंगे, आदत से ज्यादा बहुत छोटे होंगे, लेकिन हमसे पूछिए कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन दुनिया हम पुष्पेने से नहीं जानती। दुनिया पहले ये जानती है कि ये भारत से आया है। और भारत क्या है? हम लोग, हो सकता है सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, एहसास से कमतरी हो हमारे अंदर, थोड़ा सा हम अपने कपड़ों के कारण, अपने जूतों के कारण, अपनी घड़ी के कारण कि हम बहुत पुरानी सी घड़ी पहने हैं, इसमें से हो सकता है अपनी बात को आसानी से न रखें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, ऐसे झूठे फरेब हुए हैं जिसे बोलने से हम सब लोगों की एक समस्या ये हो गई है कि जब कुछ बोलना होता है तो ये डरते हैं कि बहुत बड़े आदमी के बारे में बोल रहे हैं, कहीं उनके बारे में बोलने से समाज नाराज ना हो जाए। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर उसने झूठ बोला है तो उस झूठ का पर्दाफाश चौराहे पर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई एक साधारण सा आदमी झूठ बोले तो उसको पूरा समाज घेर ले, लेकिन एक बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ समाज ने उसे इतना सम्मानित बना लिया है कि उसने झूठ भी बोला, चोरी भी की, लेकिन हम उसे कहें कि नहीं, यही हमारा राष्ट्रपिता है। मैं इसके खिलाफ, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, हमारे संस्कारों में अगर रिक्शा चलाने वाला भी मुझसे उम्र में बड़ा है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है
कि मैं उससे बदतमीजी से बात करूं, उसके सम्मान में कुछ छोटी बातें करूं। हमको यही सिखाया गया है कि अगर किसी बड़े ने कोई बड़ा झूठ बोला है, पूरे सम्मान के साथ 3 बार पहले 3 बार आखिर में जी जी लगाने के बाद पूरी ताकत के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ उसके बारे में बोलना चाहिए। हम कभी कभी अपनी बात कहने से भाषा की मर्यादा को खो देते हैं, उससे आपके शब्दों की ताकत कमजोर हो जाती है। ये नाम लिख लें आज के बच्चे और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हों। एक हमारे देश में बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण, उनका नाम बहुत कम आता है। उनका नाम था पंडित लक्ष्माचार्य। किसी ने सुना है? नहीं सुना। नहीं, आज के बच्चों तो नहीं सुना होगा, आप में से किसी ने सुना? ये पंडित लक्ष्माचार्य कौन थे? ये पंडित लक्ष्माचार्य वो थे जिन्होंने वो भजन लिखा जिसको हम नहीं गाते, लेकिन 1947 में बिना हमसे पूछे किस संसद में, किस सभा में, कौन से आपने जनमत के तहत किसी को भारत का राष्ट्रपिता बनाया? वो एक भजन का